तो आज के इस डीप डाइव में ना हम एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं जो जो शुरुआत में बिल्कुल आम सा लगता है। हाँ, मतलब एकदम साधारण दिन। बिल्कुल। सोचकर देखिए कि कोई अपने चाचा से मिलने के लिए ट्रेन से उतरा है। सब कुछ बहुत नॉर्मल है। हल्की धूप खिली है और सामने एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है। और बड़े आराम से बातचीत चल रही है ना? हाँ, एकदम शांति से। लेकिन तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के एक बहुत भयानक गड़गड़ाहट होती है। ओ, धरती का फटना। सही कहा। धरती बीच से फट जाती है और वो पूरी घोड़ा गाड़ी, इंसान, जानवर, सब कुछ, मतलब सब कुछ मीलों नीचे एक दूसरी ही दुनिया में गिर जाते हैं। और वो दुनिया कोई आम जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसी जगह है जहां लोग हवा में तैर रहे हैं। और सबसे अजीब बात, वो जो घोड़ा था ना, वो अचानक इंसानों की भाषा में बात करने लगता है। ये तो किसी को भी डराने के लिए काफी है। वही तो। अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम पैनिक अटैक आना या डर के मारे एकदम सुन्न पड़ जाना तो बहुत स्वाभाविक है। हाँ, कोई भी आम इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देगा ऐसी स्थिति में। लेकिन आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं उसकी मुख्य पात्र ऐसा बिल्कुल नहीं करती। आज हम एल फ्रैंक बॉम की एक बहुत ही मशहूर बाल कथा परिलोक से वापसी, यानी डोरोथी एंड द हिडन रेल्म्स ऑफ ऊज के पन्नों में उतरने वाले हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी का सारांश देना नहीं है। एकदम सही। हम बहुत ही सरल भाषा में ये समझेंगे कि जब अचानक सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो एक छोटी सी बच्ची कैसे बिना डरे हर चुनौती का सामना करती है। सच्चा साहस असल में कैसा दिखता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि जैसे जैसे कहानी के पात्र धरती के नीचे गहराई में जाते हैं, उन्हें एक के बाद एक मतलब नई और रहस्यमयी दुनिया मिलती जाती है। ओह, एक के नीचे एक दुनिया। हाँ, और ये यात्रा सिर्फ अजूबों के बारे में नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये मुश्किलों के बीच धैर्य बनाए रखने का एक। जहां जैब नाम का एक लड़का उसे लेने आया है। हाँ, वो घोड़ा गाड़ी लेकर आता है। और फिर वो प्रलयंकारी भूकंप आता है और वो सब दरार में गिर जाते हैं। लेकिन वो किसी अंधेरी गुफा में नहीं गिरते। वो मंगाबू नाम की एक अजीब सी बस्ती में पहुंचते हैं। मंगाबू, जहां एक अजीब सा रंग बिरंगा प्रकाश है और सबसे बड़ी बात, वहां सब कुछ शीशे का बना हुआ है। बिल्कुल। मंगाबू की जो दुनिया है ना, वो पूरी तरह से कांच की बनी है। मकान पारदर्शी है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब वो देखते हैं कि वहां के लोग जमीन पर नहीं, हवा में चल रहे हैं। हाँ, हवा में। वहां गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के नियम हमारे जैसे काम ही नहीं करते। ये तो ऐसा है जैसे कोई अचानक किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच जाए जहां फिजिक्स के नियम ही अलग हों। सही कहा। मतलब अगर अचानक से हमारा फोन बात करने लगे या हमारी कार उड़ने लगे तो शायद हम डर के मारे चीखने लगेंगे। और यहाँ डोरोथी का अपना घोड़ा जिम अचानक इंसानों की तरह बात कर रहा है। इतनी भयानक दुर्घटना के बाद ये सब देखना, मतलब किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। लेकिन डोरोथी पैनिक नहीं करती। बिल्कुल नहीं। जब मंगाबू का राजा, जिसके माथे पर एक चमकीला तारे का निशान है, वो आकर डोरोथी और जैब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने ऊपर से गिरकर उनके नगाए पर पत्थर बरसाए हैं, तो डोरोथी रोने या गिड़गिड़ाने नहीं लगती। हाँ, उसका व्यवहार देखिए। वो बहुत शांति से अपनी बात रखती है। वो राजा को समझाती है कि शायद भूकंप की वजह से ऐसा हुआ है और वो तो खुद इसका शिकार हुए हैं। ये बहुत ही असाधारण है। इतनी कम उम्र की बच्ची इतने खौफनाक माहौल में तर्क कैसे कर पा रही है। यही तो उसकी मानसिक मजबूती है। मंगाबू के लोगों में ना मानवीय संवेदनाएं नहीं है। लेखक ने मंगाबू को शीशे का इसलिए बनाया है क्योंकि वो एक बहुत ही ठंडी और भावनाहीन जगह का प्रतीक है। मतलब पारदर्शी है पर अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। बिल्कुल। फिर राजा उन्हें वहां के तांत्रिक के पास भेजता है और इसी बीच ना ऊपर से एक और आदमी गिरता है, ऊज का जादूगर, जो डोरोथी का पुराना दोस्त है। हाँ, जादूगर के आने से थोड़ी राहत तो मिलती है। लेकिन वो जो तांत्रिक है वो तो किसी डरावने सपने जैसा है। उसके पूरे शरीर पर कांटे उगे हुए हैं। पर डोरोथी का रिएक्शन क्या होता है? वो उसे देखकर हंसने लगती है। हाँ, और उसका दोस्त जादूगर भी हंस पड़ता है। मतलब हास्य से अपने डर को कम करना, ये एक बहुत ही परिपक्व तरीका है ना? बिल्कुल। पर वो तांत्रिक इस हंसी से भड़क जाता है और वो उन्हें धमकी देता है कि इंसान बिना सांस के जीवित नहीं रह सकते। तो वो जादू से उनके आसपास की हवा ही खत्म कर देगा। और डोरोथी को सच में घुटन महसूस होने लगती है। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये एक असली शारीरिक खतरा था। और तब जादूगर अपनी तलवार निकालकर उस तांत्रिक को मार देता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। हाँ, एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। जब तांत्रिक को तलवार लगती है तो उसके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं निकलती।
ऐसा क्यों? क्योंकि मंगाबू के लोग इंसानों की तरह जन्म नहीं लेते। यही उस कांच की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। अच्छा, तो फिर कैसे आते हैं वो? वो लोग फल फूलों की तरह पेड़ों पर उगते हैं। वेट, पेड़ों पर? इंसानों की तरह दिखने वाले लोग पेड़ों पर उगते हैं? हाँ, जब कोई मर जाता है तो उसे वापस जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि वो कुछ दिन बाद मतलब एक पौधे के रूप में फिर से उग सके। ये तो पूरी तरह से एक अलग ही जीवन चक्र है। और वो तांत्रिक के शव को बाग में ले जाते हैं और सचमुच वहां हर पौधे पर फलों की तरह बच्चे उगे हुए हैं। ओह, तो मतलब मंगाबू के लोगों में दया या संवेदना इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मृत्यु का असली दर्द ही नहीं पता। उन्हें इंसानी जीवन की नश्वरता समझ नहीं आती। एकदम सही पकड़ा आपने। और इन भावनाहीन लोगों से बचने के लिए मंगाबू के लोग उन सबको एक अंधेरी गुफा के गड्ढे में फेंकने के लिए बंद कर देते हैं। और यहां से उनके सफर का अगला चरण शुरू होता है। जादूगर अपनी जादुई लालटेन जलाता है और वो एक लंबे अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मंगाबू की वो जो शीशे जैसी पारदर्शी दुनिया थी जहां सब कुछ आर पार दिखता था, उससे निकलकर अब वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। हाँ, वो की घाटी, मतलब वैली ऑफ वो। वहां चिड़ियों की चहचहाट तो है, लेकिन वो चिड़ियां दिखती ही नहीं है, सब कुछ अदृश्य है। और ये जो अदृश्यता है ना, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। हाँ, ये बात तब पता चलती है जब डॉर्थी की बिल्ली वहां उगाए खास फल खा लेती है और वो खुद भी अदृश्य हो जाती है। और फिर एक अदृश्य घर से एक आवाज आती है जो इस घाटी की एक बहुत ही दुख भरी सच्चाई बताती है। वो आवाज बताती है कि इस घाटी में खूनखार भालू आ गए थे जिन्होंने बहुत तबाही मचाई। तो उन भालुओं ने वो खास फल खा लिया और अदृश्य हो गए। भालुओं से बचने के लिए उस घाटी के इंसानों को भी मजबूरन वही फल खाना पड़ा ताकि वो छुप सके। यहाँ पर ना बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अच्छा, क्यों? देखिए, अगर हम आमतौर पर सोचें तो अदृश्य होना या इनविजिबिलिटी तो एक सुपर पावर की तरह है ना। अगर सामने खूंखार भालू हैं जो आपको मार सकते हैं, तो छुप जाना और अदृश्य हो जाना ये तो एक बहुत ही स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। इसमें गलत क्या है? इसे कायरता क्यों माना जाए? ये बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, छुपना एक रणनीति हो सकती है, लेकिन वो की घाटी के लोगों ने सिर्फ खुद को छुपाया नहीं, उन्होंने अपनी पूरी पहचान ही मिटा दी। पहचान मिटा दी? हाँ, उन्होंने अपना अस्तित्व ही नजरों से ओझल कर दिया। वो जीवन भर डर के साए में रहने को तैयार हो गए। मतलब सर्वाइवल और जीवन जीने में फर्क होता है ना। वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे, जी नहीं रहे थे। ओह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। अगर हम इसे आज के समय से जोड़ें तो ये वैसा ही है जैसे लोग इंटरनेट पर ट्रोल से या नेगेटिविटी से बचने के लिए अनाम प्रोफाइल्स के पीछे छुप जाते हैं। बिल्कुल, इंटरनेट के भालुओं से बचने के लिए। हाँ, वो सुरक्षित तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी असली पहचान और अपनी आवाज पूरी तरह खो देते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। और इसीलिए डोरोथी की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब उसकी बिल्ली गायब होती है और उसे सच्चाई पता चलती है तो वो विलाप करने नहीं बैठती। नहीं, वो तुरंत कहती है, हमें यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए, ये अच्छी जगह नहीं है। वो उन अदृश्य भालुओं से डरकर अपनी पहचान मिटाने से साफ इनकार कर देती है। और फिर वो अदृश्य आवाज उन्हें बचने का एक तरीका बताती है। उन्हें एक पौधे के तिकोने पत्तों का रस अपने तलवों पर मलना होता है, जिससे वो पानी पर चल सके, क्योंकि भालू पानी पर नहीं चल सकते। तो डोरोथी छुपने का आसान रास्ता चुनने की बजाय भागने और नदी पार करने का मुश्किल रास्ता चुनती है। ये उसकी हिम्मत का एक और पहलू है, सही समय पर सही फैसला लेना। और वो नदी पार करके उन अदृश्य भालुओं से बच निकलते हैं। लेकिन उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। नदी पार करने के बाद वो एक पहाड़ पार करते हैं और एक बिल्कुल नई जगह पहुंचते हैं, गुरगल। ये लकड़ी के मानवों का देश है। और ये जगह पिछली दोनों जगहों से एकदम अलग है। हाँ, मंगाबू में पारदर्शी लोग थे, वो की घाटी में अदृश्य लोग, और यहाँ गुरगल में सब कुछ ठोस है लेकिन पूरी तरह बेजान। मकान, सड़कें, पशु पक्षी, हर चीज लकड़ी की है। और सबसे भयानक बात तो ये है कि वहां के निवासी भी लकड़ी के पुतले हैं, जिनके पास लकड़ी के पंख हैं, और वहां सब गूंगे हैं। वो केवल इशारों में बात करते हैं, कोई आवाज नहीं, कोई संवेदना नहीं। और वहां पहुंचते ही वो लकड़ी के पुतले उन सबको घेर लेते हैं। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य आता है। हाँ, जैब वाला दृश्य। जब वो लड़का जो डोरोथी के साथ है वो अपनी पिस्तौल निकालता है और उन लकड़ी के पुतलों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन उन गोलियों का कोई असर ही नहीं होता। गोलियां बस उन लकड़ी के शरीरों में धंसकर रह जाती हैं।
कोई चीख नहीं, कोई दर्द नहीं। तो इस सब का मतलब क्या है? एक बच्चों की कहानी में लेखक ने पिस्तौल चलाने का दृश्य क्यों डाला? ये दृश्य ना बहुत ही प्रतीकात्मक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो लकड़ी के मानव पूरी तरह से संवेदनहीनता मतलब एपैथी का प्रतीक है। लकड़ी में कोई भावना नहीं होती। बिल्कुल। जाप की पिस्तौल का फेल होना ये साबित करता है कि हर समस्या का समाधान ताकत या हिंसा से नहीं निकाला जा सकता। एक संवेदनहीन और अंधी भीड़ को आप सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं हरा सकते। यह आज के समाज के लिए भी कितना सच है। जब हम किसी ऐसी भीड़ या सिस्टम का सामना करते हैं जो पूरी तरह से तर्कहीन और संवेदनहीन हो चुकी है, जो सुनने को ही तैयार नहीं है। हाँ, उन गूंगे पितलों की तरह, तो वहां हमारा गुस्सा या आक्रामकता काम नहीं आती। वहां हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही कहा। जब लकड़ी के मानव उन्हें एक बड़े मकान में कैद कर देते हैं तो जैब अपनी ताकत के फेल होने से एकदम निराश हो जाता है। लेकिन डोरोथी अपना दिमाग शांत रखती है। वो ध्यान से उस स्थिति को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि रात को सोते समय लकड़ी के मानव अपने पंख उतार कर रख देते हैं। और फिर जैब चुपके से लकड़ी की दीवार से बाहर निकलता है और बहुत सारे पंख चुरा लाता है। और वो सब उन पंखों को अपने हाथों पर बांधते हैं और उड़कर वहां से भाग निकलते हैं। ये साबित करता है कि जहां हथियार फेल हो जाते हैं वहां चालाकी और टीम वर्क से मुश्किलों को पार किया जा सकता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक परीक्षण अभी बाकी है। हाँ, उड़कर भागने के बाद उन्हें एक बहुत ऊंची सीढ़ी मिलती है जो ऊपर की तरफ जा रही है। जैब को लगता है कि ये सीढ़ी उन्हें वापस धरती की सतह पर ले जाएगी। वो पूरी उम्मीद से चढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के अंत तक पहुंचते हैं उनकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। क्योंकि वो सीढ़ी किसी खुली हवा में नहीं खुलती। वो एक बंद गुफा में खत्म होती है और उस गुफा में बड़े बड़े अजगर पड़े हैं जो उन्हें देखते ही फुफकारने लगते हैं। यहाँ आकर जैब, जो अब तक लड़ रहा था, पिस्तौल चला रहा था, वो पूरी तरह टूट जाता है। वो हार मान लेता है। वो कहता है कि अब यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। इतने संघर्ष के बाद आखिर उन्हें इन अजगरों का ही भोजन बनना पड़ेगा। और अगर हम लॉजिकली देखें तो जैब की निराशा सही भी लगती है। सामने मौत खड़ी थी और भागने का सच में कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक बार फिर डोरोथी का रवैया देखिए। जैब उम्र में बड़ा है, उसके पास हथियार था, लेकिन वो हार मान लेता है। डोरोथी इस बार भी कोई जवाब नहीं देती, वो बस शांत रहती है। वो निराश जरूर है, लेकिन वो पैनिक नहीं करती। ऐसे समय में जब सामने अजगर फुफकार रहे हों, उसे अपनी मित्र परी रानी ऊज़मा की याद आती है। उज़मा जो परिदेश ऊज़ की रानी है, उसके पास एक बहुत बड़ी जादुई तस्वीर है जिसमें वो दुनिया का कोई भी दृश्य देख सकती है। और उसने डोरोथी से वादा किया था कि जब भी वो संकट में होगी उज़मा उसे देख लेगी। डोरोथी का उस वादे पर और अपनी दोस्त पर ये जो अटल विश्वास है ना, यही इस कहानी का असली टर्निंग पॉइंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी जिंदगी में कोई सेफ्टी नेट होता है, या इमरजेंसी फंड की तरह। हाँ, या रात के 3 बजे वाला कोई सच्चा दोस्त जिसे हम हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए फोन तो नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि अगर दुनिया हमारे खिलाफ हो गई तो वो दोस्त वहां खड़ा होगा। यही भरोसा हमें बड़े से बड़े अजगरों का सामना करने की हिम्मत देता है। लेकिन एक्सपर्ट, यहाँ एक सोचने वाली बात है। क्या? ऊज़मा की वो जादुई तस्वीर और उसका वादा तो कहानी की शुरुआत से ही मौजूद था ना। डोरोथी चाहती तो मंगाबू में गिरते ही मदद मांग सकती थी। बिल्कुल मांग सकती थी। जब अदृश्य भालुओं का खतरा था या जब लकड़ी के मानवों ने उन्हें कैद किया था, वो कभी भी ऊज़मा को याद कर सकती थी। उसे ये सारी परेशानियां उठानी नहीं पड़ती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही तो। उसने हर चुनौती का सामना पहले खुद किया, अपनी बुद्धि से, अपने साथियों की मदद से। उसने जादुई मदद का सहारा तभी लिया जब सच में आगे बढ़ने का कोई भी भौतिक रास्ता नहीं बचा था। ये डोरोथी की आत्मनिर्भरता को बहुत गहराई से दिखाता है। वो कोई असहाय बच्ची नहीं है जो हर छोटी बात पर किसी मसीहा का इंतजार करे। और यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है। वो अंत तक खुद लड़ती है। फिर डोरोथी मन ही मन ऊज़मा को याद करती है। उधर परिदेश में ऊज़मा की जादुई तस्वीर पर डोरोथी और अजगरों का दृश्य उभर आता है। और ऊज़मा सिर्फ एक इशारा करती है और वो सभी उस गुफा से निकलकर सीधे ऊज़ के सुरक्षित और जादुई परिलोक में पहुंच जाते हैं। ऊज़मा अपनी सखी से मिलकर बहुत खुश होती है। वो लोग कई दिन वहां आराम से खुशी खुशी बिताते हैं। वहां कोई खतरा नहीं है, कोई अजगर नहीं है। नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कुछ समय बाद ना डोरोथी को अपने चाचा चाची की चिंता होने लगती है। ऊज़मा अपनी जादुई तस्वीर में दिखाती है कि डोरोथी की चाचा चाची उसके गायब होने से कितने उदास हैं।
उनकी आंखों में आंसू हैं। और यहीं पर डोरोथी एक और बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो ऊज के सुरक्षित और खूबसूरत परीलोक को छोड़ने का फैसला करती है। अपनी प्यारी सखी उज़मा से बिछुड़ने का दुख होने के बावजूद वो वापस धरती पर अपने सामान्य जीवन में जाने का चुनाव करती है। वो अपने परिवार के प्यार को उस जादुई दुनिया के आराम से ज्यादा अहमियत देती है। ये उसकी भावनात्मक बहादुरी का मतलब इमोशनल करेज का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक सुरक्षित जादुई दुनिया को छोड़कर वापस उसी अनिश्चित दुनिया में लौटना, जहाँ दुख है, जहाँ कोई जादू नहीं है। ये कोई छोटा कदम नहीं है। उज़मा उन्हें आंखें बंद करने को कहती है और अगले ही पल डोरोथी अपने चाचा जी के घर के बाहर घोड़ा गाड़ी में खड़ी होती है। और अंत में ना एक बहुत ही मार्मिक घटना घटती है। जैसे ही वो धरती पर लौटते हैं, वो घोड़ा जो मंगाबो पहुंचने के बाद इंसानों की तरह बात करने लगा था, वो फिर से बोलना भूल जाता है। हाँ, धरती पर लौटते ही वो सारा जादू खत्म हो जाता है। ये बात सच में दिमाग में अटक जाती है। वही ना, या। जब हम चर्चा शुरू करे थे तो हमने बात की थी कि जब हमारे आसपास के नियम बदल जाते हैं तो इंसान कैसे रिएक्ट करता है। जब वो वापस धरती पर आए और घोड़े ने बोलना बंद कर दिया, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि सारा जादू वास्तव में खत्म हो गया? ये सोचने वाली बात है। क्या जादू सिर्फ उन अजीबोगरीब दुनियाओं में था, या फिर क्या असल जादू उन अनुभवों में था, उस शान साहस में था जो डोरोथी ने उस पूरी खतरनाक यात्रा के दौरान अपने भीतर खोजा था? बिल्कुल। इस बच्ची ने ये साबित कर दिया कि बिना हथियारों के भी सिर्फ धैर्य, आत्मनिर्भरता और भरोसे के बल पर बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। शायद ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी हमारी अपनी दुनिया के नियम, हमारी अपनी सोच की सीमाएं ही हमारी असली क्षमताओं को सीमित कर देती है। जैसे ही घोड़ा हमारी दुनिया में आया, वो हमारी दुनिया के नियमों से बंध गया और उसने बोलना बंद कर दिया। एकदम सही। तो शायद असली जादू बाहर की दुनिया में नहीं, इंसान के अंदर की उस अडिग शांति में है, जो धरती फटने पर भी उसे टूटने नहीं देती। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। इंसान के अंदर का वो कौन सा शांत जादू है जिसे शायद उसने खुद अभी तक पहचाना नहीं है? क्या हम भी अपनी क्षमताओं को अपनी ही सीमाओं में बांध रहे हैं? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले अध्ययन।